चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस संगठन से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, WHO, यूनिसेफ, UNDP या FAO। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, WHO। दोस्तों, हर साल 7 अप्रैल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसी दिन 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और इसका कोर काम है ग्लोबल हेल्थ केयर गवर्नेंस को मैनेज करना, मतलब दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना। देखिए, 1950 से वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है फ्रेंड्स? वो है जिनीवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। आज भी 4.5 बिलियन से ज़्यादा लोग के पास बेसिक हेल्थ सर्विसेज तक का एक्सेस नहीं है। अब आते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसका मतलब है हर इंसान को बिना फाइनेंशियल बर्डन के हेल्थ केयर मिलना चाहिए। और इसी डायरेक्शन में भारत भी काफ़ी एग्रेसिव इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जहां डिजिटल हेल्थ आईडीज बन रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में 7 अप्रैल को किस घटना की ऐतिहासिक स्मृति में दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, होलोकॉस्ट डे, रवांडा नरसंहार, शीत युद्ध या वियतनाम युद्ध। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, रवांडा नरसंहार। दोस्तों, 7 अप्रैल को हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर भी आता है। इसी दिन 1994 में रवांडा जेनोसाइड की शुरुआत हुई थी। और इसी को याद करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2003 में ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कमेमोरेशन ऑफ 1995 जेनोसाइड इन श्रीबंध किया। देखिए, सिर्फ 100 दिन के अंदर लगभग 10 लाख लोगों को मार दिया गया था, और यह किलिंग्स प्राइमरली टुत्सी कम्युनिटी के अगेंस्ट में टारगेटेड थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने यूक्रेन के साथ ड्रोन और मिसाइल काउंटर मेजर्स पर केंद्रित 10 वर्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूएई, कतर, तुर्की या ओमान। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कतर। दोस्तों, अब एक जियोपॉलिटिक्स की फ्रेश डेवलपमेंट पर चलते हैं। मार्च 2026 में यूक्रेन और कतर ने एक डिफेंस कॉपरेशन पर एग्रीमेंट पर साइन किया है, और यह एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दोहा विजिट के दौरान। देखिए, आज के मॉडर्न वारफेयर में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? ड्रोन्स और मिसाइल। और इसी को काउंटर करने के लिए यह एग्रीमेंट फोकस करता है यूक्रेन अपना रियल बैटलफील्ड एक्सपीरियंस शेयर करेगा कतर के साथ, जो उसने रशिया के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट से गेन किया है। अब यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी समझिए। यह कॉपरेशन सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है, इसमें एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजीज भी इंक्लूडेड हैं। और यह लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, लगभग 10 साल का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सेमीकंडक्टर निर्माण में आवश्यक है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या आर्गॉन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, हीलियम। दोस्तों, हीलियम एक नोबल गैस है, मतलब इनर्ट गैस होती है, और यह इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, और इसका एटॉमिक साइज भी बहुत छोटा होता है। इसी वजह से यह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसका हेवी यूज होता है, जैसे वेफर कूलिंग ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर प्रोसेस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, और हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कतर के रास लाफान एलएनजी हब में डिस्कशन हो रहा है, जो दुनिया का लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट हब में से एक है, और हीलियम यही का बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। इस डिस्कशन के बाद ग्लोबल हीलियम प्राइसेस जो है फ्रेंड्स, वह 35% से लेकर 100% तक बढ़ चुके हैं।
सेमीकंडक्टर फैब्स के पास सिर्फ 45 से 90 दिन का बफर स्टॉक होता है और भारत जैसी कंट्रीज हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट होती हैं, मेनली कटर और यूएसए से। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो सेमीकंडक्टर जो प्रोजेक्ट्स हैं फ्रेंड्स, वह डिले हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम स्लो हो जाएगा, टेस्टिंग, फैब्रिकेशन और कमीशनिंग सब इफेक्ट होंगे। और एक लेयर मोरबी श्रमिक क्लस्टर डिस्कशन जो ऑलरेडी सप्लाई चेन्स को स्ट्रेस कर रहा है, उससे प्रॉब्लम और बढ़ गई है। अब इंडस्ट्री क्या कर रही है? तो फ्रेंड्स, हीलियम रिसाइकलिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रही है, अल्टरनेटिव सोर्सिंग एक्सप्लोर कर रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पुल निर्माण में स्टील गर्डरों के निरीक्षण और अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, प्रिज्म, प्रिम्स एसजी, सागर या गति। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, प्रिम्स एसजी। दोस्तों, अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। हाल ही में मार्च 2026 को नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है प्रिंस एसजी पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेज मैनेजमेंट। देखिए, यह पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और रेलवेज मिनिस्ट्री मिलकर डेवलप किए हैं और उसका मेन फोकस है स्टील गर्डर स्टेजेस की बेस कंस्ट्रक्शन, स्पेशली रोड ओवर ब्रिजेस को जो रेलवे ट्रैक के ऊपर से बनते हैं। पहले क्या होता था, अप्रूवल्स में 12 महीने तक लग जाते थे, पेपर वर्क, कोऑर्डिनेशन इश्यूज, डिलेज। लेकिन अब सब डिजिटली सबमिट होगा, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन सब ऑनलाइन अपलोड होंगे। और सबसे पावरफुल फीचर, रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंप्लीट डिजिटल ऑडिट ट्रेल, मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इंटीग्रेट किया गया है, कॉन्ट्रैक्टर्स, रेलवेज, इंस्पेक्शन एजेंसीज सब एक प्लेटफॉर्म पर, कोऑर्डिनेशन और स्मूथ हो जाएगा। इसका रिजल्ट होगा अप्रूवल टाइमलाइन 12 मंथ से रिड्यूस होकर सिर्फ 3 से 4 महीने तक हो जाएगी, मतलब फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम कॉस्ट ओवररन्स और बेटर एफिशिएंसी। और दोस्तों, यह इनिशिएटिव डायरेक्टली अलाइन करता है डिजिटल भारत और पीएम गति शक्ति विजन के साथ, जहां इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग फोकस में है। 5G एक एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को एफिशिएंट बना सकती है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को एक्सलेट कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के नए निगरानी नियमों के तहत सीसीटीवी उपकरणों को मंजूरी देने के लिए नीचे दी गई सर्टिफिकेशन संस्थाओं में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, STQC, BIS, TRAI या NIC। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, STQC। दोस्तों, अब समझते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल और एग्जाम रेलेवेंट रीडेवलपमेंट को। अप्रैल 2026 से भारत ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, नॉन सर्टिफाइड इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरेज पर बैन। आप सोचते होंगे कि सीसीटीवी जैसे कॉमन डिवाइस पर इतना स्ट्रिक्ट स्टेप क्यों? देखिए, आज के डिजिटल एरा में सीसीटीवी सिर्फ सर्विलेंस का टूल नहीं है, बल्कि डाटा कलेक्शन और पोटेंशियल एस्पियोनेज का भी मीडियम बन चुका है। इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि सर्टिफिकेशन जरूरी है अंडर STQC रेजीम, यानी स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ऑपरेट करता है। अब समझिए प्रोसेस क्या है। हर सीसीटीवी डिवाइस को अपने सिस्टम ऑन चिप ओरिजिन डिस्क्लोज करना होगा, फर्मवेयर डिटेल्स देनी होगी और स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग से गुजरना होगा, स्पेशली रिमोट एक्सेस वल्नरेबिलिटीज के लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई फॉरेन एक्टर आपके सीसीटीवी को रिमोटली एक्सेस कर ले, तो वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस, यहाँ तक कि डिफेंस इंस्टॉलेशन तक को मॉनिटर कर सकता है। और यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल एंगल भी है। चाइनीज ओरिजिन कंपोनेंट को के कई केसेस में सर्टिफिकेशन डिनाई किया गया है, जैसे पहले मार्केट डोमिनेट करने वाले ब्रांड्स जैसे कि हिकविजन और धौवा। अब एक लॉजिकल सवाल, क्या यह सडन बैन है? नहीं, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2024 में एसेंशियल रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया था, ताकि इंडस्ट्री स्मूथली शिफ्ट हो सके। रिजल्ट क्या हुआ? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ने अब
80% से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है, लेकिन कॉस्ट फिर भी बढ़ी है क्योंकि ताइवानीज और यूएस चिपसेट्स को यूज़ करने के लिए 25 से 20% कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करना पड़ता है। और जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं उन्हें तुरंत डिवाइस रिप्लेस करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स में इश्यूज आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में शुरू किया गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में मार्च 2026 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जेवर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब समझिए यह एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि भारत के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का नेक्स्ट जेन मॉडल है। देखिए, इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डेवलप किया गया है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के थ्रू, अर्थात YIAPL। और फेज 1 में इसकी कैपेसिटी होगी 12 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली, मतलब एक मेजर इंटरनेशनल हब बनने की पोटेंशियल रखता है ये। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग हाईलाइट देखते हैं। इसका रनवे 3900 मीटर लंबा है, जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को भी इजीली हैंडल कर सकता है। और सबसे पावरफुल फीचर, यह भारत का पहला नेट जीरो एमिशन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यानी कार्बन फुटप्रिंट्स को मिनिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दिल्ली एनसीआर का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो IGI अर्थात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पर कंजेशन को रिड्यूस करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंगानी शानी और वेदवती नदी को जोड़ परियोजना को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, UNEP, यूनेस्को, IUCN या FAO। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, यूनेस्को। दोस्तों, अब एक क्लासिक केस जहां पर डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली दिख रहा है। यूनेस्को ने कंसर्न रेज किया है अंगनानी शानी और वेदवती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। यूनेस्को का एडवाइजरी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के अंडर आता है, और वेस्टर्न घाट्स जहां ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, एक डेजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगनानी शानी रिवर एक रेयर एग्जाम्पल है फ्री फ्लोइंग, अनडैम्ड और इकोलॉजिकली प्रिस्टीन, मतलब बिल्कुल नेचर स्टेट वाली रिवर का। और इसी रिवर का वाटर डाइवर्ट करने का प्लान है, अप्रोक्सीमेटली 35,000 मिलियन क्यूबिक फीट तक। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, यह जो पानी है वह डाइवर्ट किया जाएगा वेदवती रिवर की तरफ। अगनानी सैनी एसोसी रिसेंटली रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, जहां मैंग्रोव इकोसिस्टम एक्सट्रीमली रिच है, मतलब यह इकोलॉजिकली सेंसिटिव हाई एरिया है। लेकिन प्रोजेक्ट के चलते 500 एकड़ से ज़्यादा फॉरेस्ट लॉस एस्टिमेट किया गया है, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो यहाँ पर सरप्लस या अधिकतम पानी का जो क्लेम है वह भी झूठा है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर पानी की कमी है, उसके बाद पानी को और शिफ्ट करना मुश्किल हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की आव्रजन और वीजा प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का विस्तार किया गया है? ई माइग्रेट, डिजी यात्रा, IVFRT या ई वीजा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, IVFRT। ये IVFRT क्या है फ्रेंड्स? तो यह है इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्मार्ट गवर्नेंस और बॉर्डर मैनेजमेंट की। IVFRT स्कीम, इसको अप्रैल 2026 से 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। देखिए, यह स्कीम जो है फ्रेंड्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इम्प्लीमेंट करती है, और इसका मेन एम है इमिग्रेशन प्रोसेस को डिजिटाइज करना, जो ओरिजिनली 2010 में अप्रूव हुआ था। यहाँ पर एक मैसिव स्केल समझिए, 1800 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है, और यह सिस्टम 117 इमिग्रेशन चेक पोस्ट और मल्टीपल FRRO ऑफिस को इंटीग्रेट करता है। अब ये FRRO क्या है फ्रेंड्स? तो यह है फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो कि फॉरेस्ट नेशनल्स की मॉनिटरिंग और रजिस्ट्रेशन को हैंडल करता है।
सबसे इम्प्रेसिव फीचर इसका ये है कि यह कॉन्टैक्टलेस वीज़ा प्रोसेसिंग करता है, जहां 91% वीज़ा 72 घंटे के अंदर प्रोसेस किए जाते हैं और पैसेंजर क्लियरेंस टाइम सिर्फ 2.5 से 3 मिनट रह गया है। इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में समान नागरिक संहिता कानून पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, असम, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, गुजरात। दोस्तों, गुजरात ने उत्तराखंड के बाद यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कर दिया है। यूसीसी का एम है कि धर्म के आधार पर जो पर्सनल लॉज है उनको रिप्लेस करना एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क के साथ, जो मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप तक को कवर करता है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है, मैरिज और डाइवोर्स की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, और अगर कंप्लाई नहीं किया गया तो 10,000 रुपये तक की पेनल्टी। डाइवोर्स प्रोसेस को भी स्ट्रिक्ट करना, सिर्फ कोर्ट सैंक्शन मैकेनिज्म ही अलाउ किया जाएगा। पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया है। एक स्पाउस रूल को एनफोर्स किया गया है और इस रूल को तोड़ने पर 7 साल तक की सजा भी दी गई है। दोस्तों, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, लिव इन रिलेशनशिप को लीगल रेगुलेशन दिया गया है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और उनसे बॉर्न चिल्ड्रन को फुल लेजिटिमेसी मिलेगी। वुमेन प्रोटेक्शन भी इंक्लूडेड है। अगर उसको छोड़ दिया जाता है वुमेन को, तो मेंटेनेंस राइट भी दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जेप्शन है, शेड्यूल ट्राइब को एग्जाम्प्ट किया गया है उनके कस्टमरी प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत का पहला न्यू टाइम फेरस बी मैग्नेट पायलट प्लांट स्थापित किया है? आपके ऑप्शन हमने आपको दिए थे, इसरो, ARCI, DRDO या बार्क। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, ARCI। दोस्तों, अब एक हाईटेक और स्ट्रेटेजिक टॉपिक समझते हैं। NdFeB मैग्नेट्स, यह दुनिया के सबसे पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और इनकी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी अनमैच्ड होती है। इनका कंपोजिशन होता है नियोडाइम, आयरन और बोरॉन से एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में, और डिस्पोजियम जैसे एलिमेंट्स ऐड करने से यह थर्मल इसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथन और बढ़ जाती है। भारत ने हाल ही में एक मेजर स्टेप लिया है। हैदराबाद में ARCI एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स के अंडर एक पायलट प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। भारत अभी 80 से 90% नियोडाइम फेरस बोरोन मैग्नेट्स इंपोर्ट करता है, मेनली चाइना से। इसलिए यह फैसिलिटी मिनरल टू मार्केट अप्रोच फॉलो करेगी, यानी रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, एरोस्पेस, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी में होगा। फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूके की छागोस द्वीपों को मॉरिशस को हस्तांतरित करने की योजना को खारिज किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका या माडागास्कर। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स, अगर आपको यह सेशन इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।